बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो क्रिमिनल प्रोसीजरल प्रैक्टिस कोर्स के हवाले से है कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें बेसिकली प्रैक्टिस में आप ज़्यादा चीज़ें कौन सी समझेंगे जिसके हवाले से आप सवाल करेंगे, पूछेंगे, उस हवाले से आप चीज़ों को समझते चले जाएंगे। और ये कब होगा कि जब या तो चीज़ों को आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे और अपने हाथों से कर रहे होंगे। अब बेटा क्या सवाल कर रहे थे इसके हवाले से। आज जो हमारा वैसे टॉपिक है, जो लास्ट हमने लेक्चर के अंदर बेल के हवाले से पढ़ा था कि जो बेल आफ्टर अरेस्ट है उसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं। अब बेल आफ्टर अरेस्ट को ड्राफ्ट करने के बाद अगर हम बात करते हैं कि उसकी आर्गूमेंटेशन की स्टेज क्या है या कौन कौन से ऐसे सर्टन पॉइंट्स हैं जो बेल आफ्टर अरेस्ट के हवाले से हमें पता होने चाहिए, उस चीज़ के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। जी बेटा आप क्या कह रहे हैं। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस बेसिकली ये है कि जब भी एक शख्स को सज़ा हो गई, अगर वो शख्स सज़ा के बाद अपील करे, शर्त क्या है कि वो सज़ा के बाद क्या करता है, अपील करता है। तो अपीलेट कोर्ट की पावर है कि अंडर सेक्शन 426, इसको वैसे हम बेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका दूसरा नाम है बेल आफ्टर कन्विक्शन। बेल आफ्टर कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब है सज़ा, सज़ा के बाद ज़मानत। सज़ा के बाद जो ज़मानत है वो किस सेक्शन के तहत होती है, सेक्शन 426 CRPC, जो अपील का इसका चैप्टर है। तो उसमें यह है कि क्योंकि देखिए जब हम ज़मानत लगाते हैं 496, 497, 498 किस सेक्शन के तहत होती है, CRPC। लेकिन देखिए जो हमने पढ़ी थी 496 की ज़मानत वो थी बेलेबल ऑफेंस में। 497 में अभी तक बंदे के ऊपर जुर्म साबित ही नहीं हुआ, अभी तो हम उसको इनिशियल स्टेज पे पकड़ रहे हैं ताकि हम उसको ट्रायल के दौरान वहाँ पे रखें। यहाँ पर उसको सज़ा हो गई, जब सज़ा हो गई तो वो शख्स अपील करता है और अपील के दौरान वो कहता है कि जनाब मेरे ऊपर जो ये सज़ा हुई है ये गलत है। अगर सज़ा गलत है तो फिर हम उसको क्यों जेल में रखेंगे। तो वो 426 के तहत दरख्वास्त देता है और अदालत के पास इख्तियार है कि अंडर सेक्शन 426 वो किसी भी कन्विक्टेड पर्सन को बेल आफ्टर कन्विक्शन, तो जब लाजमी बात है उसको कन्विक्शन में बेल दी जाएगी तो सज़ा क्या होगी, वो सस्पेंड हो जाएगी। कि अगर भाई तुम हो गए एक्विट तो फिर तो मामला हो गया ठीक, नहीं तो तुम सिक्योरिटी जमा करोगे कि अगर तुम कन्विक्ट हुए तो तुम वापस आओगे कन्विक्शन काटने के लिए। पहली बात है सिक्योरिटी उससे दोनों सूरतों में वैसे ली जाती है बेल आफ्टर कन्विक्शन देते वक्त। तो अगर तुम्हें सज़ा हुई तो तुम्हारी सज़ा तब तक सस्पेंड है तब आकर तुमने पूरी करनी है। तो ये तो इस सूरत में है कि अगर कोई शख्स सज़ा याफ्ता हो तो इससे उलट भी हो सकता है। हाँ वो तो हम अपील में जाके पढ़ेंगे। अगर कोई शख्स एक्विट है, बरी हो गया और उसके खिलाफ अपील लग गई तो अदालत उससे भी सिक्योरिटी ले सकती है कि आप सिक्योरिटी दो भाई, अगर तुम्हें सज़ा हो गई तो तुम अदालत से भागोगे नहीं। तो सज़ा को सस्पेंड भी किया जा सकता है और बरी शख्स से ज़मानत भी ली जा सकती है। 426, 427 CRPC के तहत ये सारी सारी अपीलेट कोर्ट की पावर है कि अपीलेट कोर्ट क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता। तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस बेसिकली कब होता है कि अपील के दौरान कोर्ट क्या कर सकता है कि, या इससे हटकर भी मुख्तलिफ हालात में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो सज़ा को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं। रिमिशन का मतलब होता है उसमें तखफीफ करना, सज़ा में कमी करना, या कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस क्या है, एक सज़ा को दूसरी सज़ा के साथ बदल देना। आमतौर पर कहाँ पे होता है, किसी भी फीमेल औरत है उसको फांसी की सज़ा हो गई, फीमेल को फांसी की सज़ा हो गई और जब सज़ा हो गई तो पता चला कि जनाब ये तो प्रेग्नेंट है, मुजरिम तो वो है, वो बच्चा तो मुजरिम नहीं है। तो फिर उसकी सज़ा को कम्यूट कर दिया जाता है डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ क्यों, क्योंकि अगर वो बच्चा पैदा होगा उसको तो माँ का वो चाहिए, ख्याल चाहिए, प्यार चाहिए। तो अगर उसकी माँ को फांसी लगा देंगे तो फिर बच्चा कहाँ जाएगा। तो उसके राइट के लिए फिर अदालत क्या करती है, ऐसे मामलात में सज़ा को कम्यूट कर देती है। कम्यूट करने का मतलब है एक सज़ा को दूसरी सज़ा से, तो ये अदालत के इख्तियारात है। खैर हम यहाँ पे सिर्फ सस्पेंशन की बात कर रहे थे। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या है कि जब अपील के दौरान किसी भी शख्स को जिसको सज़ा हुई हो उसकी सज़ा को कोर्ट सस्पेंड करे कि जब तक ये तुम्हारी अपील नहीं सुनी जाती तब तक तुम बेल पे चले जाओ, रिलीज़ हो जाओ। तो ये आपका होता है बेल आफ्टर कन्विक्शन। आपने बताया मतलब औरत को फांसी होती है, फिर उसको मतलब पता चलता है बच्चा, फिर उसको लाइफ की हो जाती है। लेकिन जब उसका मतलब बच्चा आ जाता है मतलब तो देखिए उसका बच्चा तो आ गया ना, बट 2 साल उस बच्चे का हक नहीं कि वो दूध पिए। बिल्कुल है, लेकिन उसने तो कोई गुनाह नहीं किया, फिर वो ऐसे एटमॉस्फेयर में क्यों रहे। उसके लिए फिर सर्टन ये भी होता है कि उसका एटमॉस्फेयर जब इस तरह का कोई बच्चा होता है तो वहाँ पर जेल के अंदर भी ऐसे इंतजाम होते हैं उस बच्चे। और दूसरी बात यह है कि एक चीज़ क्लियर कर लें कि जो पहले 2 साल का बच्चा है उसका माइंड एटमॉस्फेयर को देख ही नहीं रहा होता जनरली, उस वो सेंस में नहीं होता कि वो उस चीज़ को क्या करे। अभी इसकी मैं अगर कोई बंदा मुझे इसकी वजाहत मांगे कि सर आप इसकी वजाहत किस तरह दे सकते हैं, तो मैं इसकी वजाहत इस तरह दे सकता हूँ, कुरान और हदीस और सुन्नत के मुताबिक बड़े आराम से दे सकता हूँ कि अगर बच्चा कम उम्र है तो बच्चा माँ बाप के साथ रहे और जो माँ बाप का रात का ताल्लुक़ है वो उस वक्त तक अपने उस बच्चे की मौजूदगी में कर सकते हैं कि जब तक वो जो बच्चा है
वो इस चीज़ को समझने के काबिल, तो वो क्यों है? क्योंकि उसकी वो सेंस उस चीज़ को पिक कर सकती ही नहीं है। तो अगर बच्चा छोटा है तो ये माहौल उसको अफेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं कि माहौल है क्या चीज़। बट फिर भी बेहतर यही होता है कि ऐसे बच्चों को क्या किया जाए, अलग। तो उसमें वो जैसे जेल के अंदर जुवेनाइल वार्ड्स होते हैं छोटे बच्चों के लिए, तो ऐसी जब औरतें होती हैं, उनको जब बच्चे होते हैं तो उन्हें वार्ड उनका अलग कर दिया जाता है। जेल के अंदर वार्ड्स होते हैं, तो वहाँ पे फिर उनको ऐसे माहौल में रख दिया जाता है कि जहाँ पे जेल वाला माहौल। असल में एक और चीज़ जहन में रख लें, जब माहौल की बातें करते हैं ना, इनफैक्ट आप लोगों के जहनों में हवालात घुसी हुई है ना, हवालात। अब जेल, मैक्सिमम लोगों, आपने जेल देखी अभी तक? ये सब देख अंदर से नहीं देखी, मुलाकात मुलाकात करने गए। अब जहन में कंसेप्ट है जेल का हवालात अलग चीज़ है, जेल अलग चीज़ है। आपके जहन में यह है कि जेल का मतलब होगा कि एक कमरा होगा, कमरे के अंदर सलाखों के पीछे बंदा बैठा होगा, माहौल ख़राब हो जाएगा। जब आप किसी से मिलने के लिए गए तो कैसे मिले आप? सलाखों के पीछे। तो वो सलाखें सिर्फ आपसे मिलने के लिए हैं। जेल कितनी बड़ी होती है, तो उससे पीछे जो जेल होती है वो सारी क्या होती है, उसके फिर वार्ड होते हैं। हाँ, उसके अंदर भी हवालात होती हैं रात के वक्त कैदियों को उसके अंदर रखने के लिए, लेकिन ओपन एरियाज़ होते हैं कि जहाँ पर वो घूमते फिरते तो ऐसे ही माहौल होता है जैसे आमतौर पर माहौल होता है। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि जनाब वो कोई ऐसा अजीब सा माहौल होगा। तो वहाँ पे बच्चों के लिए भी ऐसा अलग माहौल क्रिएट किया जाता है, वैसे भी किया जाता है। फिर वो जो बच्चा 2-3 साल बाद उससे भी जेल के अंदर रहना पड़ेगा या उससे नहीं, बच्चा तो पहले दिन बाहर आ जाए, बच्चा तो पहले दिन भी आ सकता है। वो तो इसलिए उसको किया जाता है कि जनाब अब अगर वो माँ कहती है मेरे तो अलावा इसका कोई है कोई नहीं, लेकिन अगर कोई उसका है तो बच्चे को पहले दिन बाहर भेज दे। बच्चे के ऊपर तो कोई सज़ा नहीं है ना, सज़ा तो माँ के ऊपर है। फॉर द टाइम बीइंग विथड्रॉ, फॉर द टाइम बिंग विड्रॉ का मतलब कि जब भी हम ज़मानत लगाते हैं तो उसमें देखिए, ज़मानत पहली चीज़ क्लियर करें कि मैंने आपको एक तो ये कहा था कि ज़मानत हमेशा ज़मानत होती है और ज़मानत पर हमेशा ज़मानत होती है। क्या मतलब हुआ कि चाहे मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, चाहे आप हाई कोर्ट के पास जाएंगे, चाहे आप सेशन कोर्ट के पास जाएंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, ज़मानत हमेशा क्या लगेगी, ज़मानत के तौर पर लगेगी। उसके बाद अब ज़मानत के हवाले से कितनी बार कोई ज़मानत लगाई जा सकती है? आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट है कि हर फ्रेश ग्राउंड पर नए सिरे से ज़मानत लगाई जा सकती है, जितनी बार आप मर्जी ज़मानत लगा लें तब। अब हुआ क्या, आपने ज़मानत लगा दी। जब आप ये उस वक्त इस तरह की बातें हो रही होती हैं कि अगर आप एक कोर्ट का जो हमारा जहन है वो माहौल कैसा है, जज साहब बड़े सख्त किस्म के हैं और जनाब वो यूं या यूं, लेकिन कभी आप अदालतों में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर रिगार्ड किया जाता है। वहाँ पर जब डिस्कशन सीनियर लॉयर्स के साथ होती हैं या कोई पढ़े लिखे और समझदार बंदे के साथ बात होती है, उसका तरीक़ाकार थोड़ा सा अलग होता है। अब आपने ज़मानत लगा दिया और ज़मानत बनती नहीं है, ज़मानत बनती नहीं है। जब आप आर्ग्यू करते हैं तो आपको आर्ग्यू में समझ आ जाता है कि कोर्ट का ज़मानत देने का मूड, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप नॉर्मली जब हम 9C वगैरह की ज़मानत तो होती कोई नहीं है, समझ आई कि नहीं आई? पैसे कैसे मिलेंगे ज़मानत लगाने पे, ज़मानत ना लगाने पे? अगर आप क्लाइंट को कहा ज़मानत होनी कोई नहीं, पैसे देगा कोई आपको? ज़मानत आपने लगा दी, पैसे आपने ले लिए, अब ज़मानत होनी कोई नहीं है। अब वहाँ पे आपने आर्ग्यू भी कर दिया, रिकॉर्ड भी मंगवा लिया। अब जब आपने रिकॉर्ड करते उसे फिर साथ इशारा किया, ओ भाई जज साहब का ज़मानत देने का मूड, ठीक है। अब अगर जज ने ज़मानत रिफ्यूज़ कर दी तो तासुर बुरा हो जाएगा। तासुर क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। उस बुरे तासुर को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम विड्रॉ कर लेते हैं ज़मानत को कि जी फॉर द टाइम बीइंग मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई और सॉलिड ग्राउंड आया तो मैं बाद में आके फिर ज़मानत इसकी लगा दूंगा। तो फॉर द टाइम बीइंग का एक फ़ायदा क्या हुआ, एक तो वो रिफ्यूज़ नहीं हुई, दूसरा फ़ायदा क्या हुआ, वो फोरम आपका बचा हुआ है, तीसरा फ़ायदा ये हुआ कि जनरल जब हम हाई कोर्ट में जाके विड्रॉ करते हैं तो हम हाई कोर्ट को ये कहते हैं कि जनाब आप इसको डायरेक्शन दें कि ये केस को जल्द से जल्द क्या करें, सुन ले। 9C में हम जब भी ज़मानत लगा कर जाते हैं हाई कोर्ट, हम हमेशा उसको विड्रॉ ही करते हैं। विड्रॉ क्यों करते हैं कि उसके अलावा डायरेक्शन कैसे करवाएं केस को जल्दी सुनने की। वहाँ पे हम कहते हैं जनाब आप इसको कहेंगे ये केस को क्या करें, और हाई कोर्ट अक्सर खुद क्या देता है कि जी डायरेक्शन कर देते हैं, ये आप ज़मानत को विड्रॉ कर लें, आपको पता है ज़मानत तो होनी कोई नहीं है। तो विड्रॉ फॉर द टाइमिंग इसलिए होता है कि जब आपको ये नज़र आ जाए कि ज़मानत यहाँ पर आपको मिलेगी नहीं और आप अपना केस भी कमज़ोर कर बैठेंगे, तो आप कहते हैं जी मैं ज़मानत को विड्रॉ कर ले। तो फॉर द टाइमिंग अगर मेरे पास कोई और ग्राउंड आ गया, बाद में आपको ये पता चला कि जनाब एविडेंस स्टेज पे कोई आपकी फेवर में चीज़ आ गई है, क्योंकि उसमें एविडेंस जब आपका रिकॉर्ड होता है, एविडेंस रिकॉर्डिंग में कोई बंदा अपने बात से मुकर गया, अब आपका ग्राउंड फिर आ गया कि जनाब ये तो बड़ी पक्की बात हो गई है। अब आप ज़मानत को दोबारा क्या करते हैं, फिर लगा देते हैं, क्योंकि आपने विड्रॉ की थी फॉर द टाइम बीइंग। तो ये एक अक्लमंदी होती है, एक तो क्लाइंट भी खुश हो जाता है और दूसरी अक्लमंदी ये होती है कि जब आप उसको विड्रॉ करते हैं तो एडवर्स इफेक्ट से बचने के लिए
हम सर्टेन टाइम वहाँ पे उसको विड्रॉ कर लेते हैं। सिर्फ हम अगर जैसा ये कहते हैं सर हम विड्रॉ करते हैं, हाँ। और टाइम भी यूज ना करें तो फिर वो तो डिसमिस हो जाएगी, फिर वो हमें बाद में हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। नहीं, ज़मानत पर ज़मानत, जब टाइम बीइंग नहीं लिखा तो फ्रेश ग्राउंड पे दोबारा फिर आ जाए। ठीक हो गया बात यह है कि अगर ज़मानत रिजेक्ट भी हो जाए जी सर। तो फिर भी अब फ़र्क ये होता है कि अगर एक ज़मानत मजिस्ट्रेट ने नहीं दी, जी मजिस्ट्रेट ने, नहीं तो आप उस सेम ज़मानत को उठा कर गए तो कोर्ट ऑफ सेशन, उस सेम ज़मानत को उठा कर गए तो हाई कोर्ट, और अगर आप मजिस्ट्रेट ने नहीं दी, आप खामोश हो गए, कुछ अरसे बाद आप फिर दोबारा कहाँ लगाएंगे? अगर ग्राउंड आया है नया तो फिर किसके पास लगाएंगे? मजिस्ट्रेट के पास दोबारा लगा देंगे। शर्त यह है कि दोबारा लगा के फिर किधर जाना पड़ेगा आपको? फिर ऊपर तक जाना पड़ेगा। तो अगर आप उसमें नहीं भी लिखते और रिजेक्ट भी हो जाए तब भी ज़मानत के ऊपर ज़मानत, लेकिन हर बार ग्राउंड क्या होगा? अगर एक ग्राउंड पे ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी है फिर उस पर आप दोबारा आप लगाते हैं जनाब डिले पे, अदालत कहती है डिले को छोड़ दो, आप लगाते हैं जी मैं तो वहाँ पर मौजूद ही कोई नहीं था, प्ली एफ बाय, अदालत कहती है यार ये जो है ना टेंटेटिव असेसमेंट, ये आपकी क्या होती है? टेंटेटिव। जब भी ज़मानत का ऑर्डर पड़े ज़िंदगी में, असल में ये मज़ा आपको तब आएगा, प्रैक्टिस तब आएगी, ज़मानतों के ऑर्डर पड़े, वहाँ पे लिखा होगा कि जनाब जो टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ द केस, कि सरसरी जायज़े में ये चीज़ पता चली, जो एविडेंस के मामले हैं वो आपके बेल स्टेज पे डिस्कस किए ही नहीं जाते। एविडेंस का मामला वो कहेगा नहीं प्ली ऑफ एलिबाई है तो मैटर ऑफ एविडेंस है जनाब, इसको तब जाके कंसिडर करेंगे आप थे या नहीं थे। अभी तो एविडेंस की बात हो ही नहीं रही, अभी तो ये हो रही है कि आप प्रेमा फेशा इसमें इन्वॉल्व है, अभी तो बस आप इसका जवाब दें कि आप इन्वॉल्व। अभी यहाँ पे फिर ज़मानतें होती कैसी हैं? अगर बेलेबल ऑफेंस है तो सबसे बड़ी बात कि ऑफेंस कौन सा है? बेलेबल। अगर नॉन बेलेबल है तो या आप रिलैक्सेशन किसकी लेते हैं? जुवेनाइल की, सिक, इन्फर्म, या जो हमने वहाँ पे पढ़ा था क्या था, और फीमेल की। और अगर इसके अलावा नॉन बेलेबल ऑफेंस में ज़मानत लेनी है तो हमारे पास 497(2) के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। और 497(2) क्या है? केस फिट फॉर फर्दर इंक्वायरी। सारी बहस यही होती है कि जनाब इसमें तो ग्राउंड्स नहीं है, ये तो फर्दर इंक्वायरी होगा तो पता चलेगा कि जुर्म हुआ भी है या जुर्म नहीं हुआ, या इस शख्स ने किया भी है या इस शख्स ने जुर्म नहीं किया। तो जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में ज़मानत है उसका तरीके, तो आर्ग्यूमेंट ज़मानत के होते ही इतने हैं। ज़मानतों के अंदर जाकर, मैं भी जब पहली बार ज़िंदगी में, जब आज से 12 साल पहले मैंने ज़मानत लगाई थी, मैं पहले दिन अदालत बगैर उस्ताद का गया था, यानी कि टीचिंग में शुरू से कर रहा हूँ, बगैर उस्ताद का गया था। तो ला तो पड़ा हुआ था बट ये नहीं पता था कि टेंटेटिव क्या होती है और ये फ़लाँ क्या होती है। तो मैं गया जनाब, मैंने जाकर जो बात करूँ जज साहब का, और ये नहीं, ये तो बाद मैं परेशान, मैंने कहा यार ये क्या। फिर बाद में जब आया तो मैंने कहा कि यार ये जज साहब को कहो कि जज साहब को कुछ नहीं था, तुम्हारे साथ कुछ था कि जो बातें तुम वहाँ पे कर रहे थे ये ज़मानत में नहीं की जाती। ज़मानत एक होती है टेंटेटिव असेसमेंट, जिसमें वो बंदा आपके ऊपर मोटा मोटा इल्ज़ाम लगाता है और आप उसके अंदर मोटे मोटे ग्राउंड से उसको क्या करते हैं? जवाब देते हैं। कि जब भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपने जाना है तो आपका सबसे बड़ा ग्राउंड होगा कि जनाब घुमा के आप जो भी बातें करेंगे, आखिरी आपकी बात ये होनी चाहिए कि जनाब ये फर्दर इंक्वायरी का केस, ये फ़लाँ चीज़ है तो फर्दर इंक्वायरी, ये फ़लाँ चीज़ है तो फर्दर इंक्वायरी। आपने कहाँ पर चीज़ को लाना है? क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस में ज़मानत मिलनी ही कब है? जब आपका केस क्या है? फर्दर इंक्वायरी का केस है, या आपका वो जो शख्स है वो क्या है? वो सिक, जुवेनाइल, इन्फर्म है, या केस आपका नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में है, या उसके बाद आप सर्टन ग्राउंड्स और उठाते हैं, और वो कौन से? डिले इन एफआईआर, आपका जो नाम है वो ज़िमनी स्टेटमेंट में आया है, आपका नाम असल शुरू में आप नामजद नहीं थे, या आपका इस शख्स के साथ कोई सिविल लिटिगेशन पेंडिंग है जिसकी वजह से इसने ऐसा किया, तो बड़े लिमिटेड ग्राउंड के साथ आप चलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता उसमें। एक और भी यूज करते हैं, इट वुड बी डीम्ड टू बी विथड्रॉ। डीम टू बी विड्रॉ का मतलब क्या है कि जनाब जब अदालत वो करेगी, या आप अदालत को कहते हैं कि जनाब इसका मतलब यही कि हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं, वापस ले लिया तो विड्रॉ ही करना हो गया, वो विड्रॉ डीम करके ले लें। मैंने आपको बताया कि विड्रॉ सिर्फ इसलिए करते हैं कि एक रिफ्यूज़ल का ठप्पा ना लगे। अगर रिफ्यूज़ल हो भी जाए तो क्या ज़मानत रुक जाती है? ज़मानत फिर भी नहीं रुकती, लेकिन जनरली हम उसको रिफ्यूज़ल के ठप्पे से, क्योंकि जब रिफ्यूज़ होगा तो नीचे वाली अदालत में बुरा इंपैक्ट पड़ेगा, तो रिफ्यूज़ल के ठप्पे से बचाने के लिए हम उसको विड्रॉ करते हैं विद द। लेकिन विड्रॉ भी हम जब करते हैं ना, अगर कोई सियाना वकील हो, खाली विड्रॉ नहीं हम करते, हम डायरेक्शन के साथ करते हैं कि जनाब इसको कहें कि कम से कम फिर केस को क्या करे वो थोड़ा सा, तो हम दर हकीकत नीचे आके कहते हैं जनाब ये जज साहब ने कहा केस को आप जल्दी सुन लें,
तो जो चीज़ हमारे खिलाफ जा रही हो तो उसको हम अपनी थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, फेवर में ले आते हैं कि जनाब ये आप इसको उसको ट्रायल को डिले ना करें, क्योंकि जज साहब ने हमें कहा है कि आप इसको क्या करें, थोड़ा सा जल्दी लेकर चलें। सर अगर हमारे पे केस हो गया, ऑफेंस अवेलेबल है, बेलेबल हो गया, हमने उसमें प्री टेस्ट लिया, बेलेबल में प्री रेस्ट ले ली, ठीक हो गया। प्री टेस्ट में जब सारी इंक्वायरी उसमें हमें पता चला भाई इसका पोस्ट टेस्ट भी हो सकती है। प्री रेस्ट मतलब वो बाहर ही है, जमानत तो बाहर है, उस वक्त पोस्ट टेस्ट तो पोस्ट अरेस्ट क्यों करनी है? पोस्ट अरेस्ट तो बेटा तब होगा जब आप अंदर जाएंगे, ठीक है। जब प्री अरेस्ट मिल गई है और ऑफेंस कौन सा है, बेलेबल, तो आप इसी को कंफर्म करवाएं ना। वो यस सर, मैं मतलब ये कंफर्म का था, ठीक है। तो देखो प्री अरेस्ट जब पहली बेल जब भी होगी वो इंटरम होगी, वो क्या होगी, इंटरम। आप जब भी चाहे बेलेबल में गए, नॉन बेलेबल में गए और प्री अरेस्ट में गए, यार इनको बेटा क्या ना शोर कम करें, जब भी आप प्री अरेस्ट में गए तो वो तो आपको मिलेगी इंटरम। इंटरम के बाद जब आपको पता है कि ऑफेंस आपका क्या है, बेलेबल, तो मोस्टली यही होता है कि वहां पर बेल कंफर्म हो जाती है। तो फिर जब बेल कंफर्म हो रही है तो पोस्ट अरेस्ट में क्यों जाएंगे? जमानत जमानत है, चाहे आपको प्री अरेस्ट मिले और चाहे आपको क्या मिले। इसमें ड्रामा कितना अरसा चलना है, सुन ले गौर से। ये पुलिस कब तक जमानत मांग सकती है? जब तक अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी ना कर ले। और इन्वेस्टिगेशन के लिए चालान जमा करवाने के लिए पुलिस के पास कितना टाइम होता है? 14 जमा 3 17 दिन का। 17 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने जो जोर मारना है सो मारना है। और जब वो चालान जमा करवा दे तो उसके बाद तो जमानत वैसे ही क्या हो गई, उसको ज़रूरत ही कोई नहीं है। ज़मानत आपकी क्या होगी, कंफर्म होगी, या आप जेल में रहेंगे या आप किस पे रहेंगे, ज़मानत में रहेंगे। तो जब बेलेबल ऑफेंस है तो हम क्यों पोस्ट अरेस्ट की तरफ जाएं? हम उसमें क्या करेंगे, प्री अरेस्ट को ये कंफर्म कौन करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन कंफर्म करेगा। लेकिन वो कंफर्म कब करेगा, वो सरकार को, प्रोसिक्यूटर को नोटिस करेगा और उससे पूछेगा। आपका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट होगा जनाब ये बेलेबल ऑफेंस है, उनका आर्ग्यूमेंट क्या होगा कि जनाब ये तो तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहा। आप वहाँ पे कहेंगे जनाब मैं तफ्तीश में शामिल होऊंगा, मैं फ़लाँ दिन को गया, मैं फ़लाँ दिन को गया, मैं तफ्तीश में शामिल। सबसे बड़ी जो वजह, जो सिंगल या सोल ग्राउंड जिसके ऊपर आपकी प्री अरेस्ट बेल खारिज होती है, वो आपका तफ्तीश में शामिल ना होना। क्योंकि अगर पुलिस आकर ये कहे जी शामिल तफ्तीश तो आपकी बेल खारिज। और अगर आप शामिल तफ्तीश हो गए तो असल तफ्तीश, असल बेल, असल आपके अरेस्ट का मकसद ही क्या है, तफ्तीश करना। और आप कह रहे हैं मैं तफ्तीश में जा रहा हूँ जनाब, मैं सुबह जाता हूँ, शाम तक मैं वहाँ पे बैठ के क्या करता हूँ, तफ्तीश शुरू करवा के आता हूँ। मैं इतनी बार गया हूँ वहाँ पे, फलां दिन मुझे बुलाया, मैं गया हूँ जनाब। अगर नाम पे वीडियो बना लें एज अ एविडेंस पे, मैं कहता हूँ ये। लेकिन पुलिस स्टेशन की अगर आप वीडियो बनाएंगे तो आपके ऊपर नया पर्चा कट जाएगा। कभी भी क्लाइंट को ऐसा काम आपने मशवरा नहीं देना, क्योंकि वो ऐसी प्लेस है कि जहाँ पर आप वीडियो शीडियो नहीं। हाँ, अपनी पुलिस स्टेशन में जाने की वीडियो बाहर से खड़े होकर किसी को छुप छुपा के बनवा ले और फिर वहाँ से आने की वीडियो बनवा ले। लेकिन ये वीडियो कभी ना बनाए कि आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाके वो वीडियो ऑडियो। अभी आपने एक वर्ड यूज किया, प्रीमा फिशा। हाँ, इससे क्या मतलब? प्रीमा फिशाई होता है ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, बादियो नज़र, जो चीज़ सामने सामने नज़र आ रही हो। वैसे हम सिविल प्रोसीडिंग में इस चीज़ की बात करते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है कि जनाब देखें इसका नाम FIR में नामजद है और इसका जो रोल है वो डिफाइंड है, तो ये प्रीमा फिशाई इसके खिलाफ केस बन रहा है। तो सामने सामने जो चीज़ बन रही होती है वो उसको कहते हैं प्रीमा फिशाई, ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। मेंजरिया क्या होता है? मेंजरिया क्या होता है? ये होता है गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड। अगर ये ना हो तो आपको जुर्म होता ही कोई नहीं है। जुर्म कब होता है? जब गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड है। अब मेरे हाथ में कोई चीज़ है, यहाँ पे मैं ऐसे कोई बात करूँ, मेरे हाथ में थोड़ा, मैं कील ठोक रहा था, अचानक मैंने ज़ोर से मारा, थोड़ा निकला, आपके सर में लगा, सर फट गया। किसी का सर फाड़ना जुर्म है कि नहीं है? मैंने नीयत के साथ फाड़ा, बगैर नीयत के फाड़ा है? नीयत है या नहीं है? यहाँ पे है या नहीं, मुझे ये बताएं। नहीं है ना? मैं आपके ऊपर रख के क्या कहता हूँ, बिल्कुल सामने निशाना लगा के गोली मारता हूँ, कान के पास से गुजर जाती है, आप ज़ख्मी नहीं हुए। पहले केस में आपका क्या हुआ है? थोड़ा लग के सर वगैरह। दूसरे केस में आपको कुछ हुआ, बच गया। पहला जुर्म नहीं है क्योंकि मेरे गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। दूसरा जुर्म है क्योंकि मेरा माइंड गिल्टी है, चाहे आगे कुछ हुआ है या मैंने तो एक्शन कर लिया। तो मेंजरिया क्या होता है? मेंजरिया ये होता है कि किसी भी जुर्म के अंदर जब तक मेंजरिया ना हो वो जुर्म ही नहीं होता। आप उस वक्त मुझसे पूछ रहे थे कि सर PPC में जो पहली सज़ा है वो 109 में क्यों है? उससे पहले जनरल एक्सेप्शन है। जनरल एक्सेप्शन क्या कहती हैं? वो यही कह रही है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो, क्योंकि एक्सीडेंट में मेंजरिया नहीं होता। अगर कोई मिस्टेक हो, मिस्टेक में क्या होता है? मेंजरिया नहीं होता। अगर कोई शख्स मजबूरी से कोई जुर्म करे, मजबूरी में मेंजरिया, तो वो सारे उसने कहा ये जुर्म कोई नहीं होता। अगर मेंजरिया के बगैर किया जाएगा तो जुर्म। अच्छा, एक चीज़ और जहन में रख लें, ये कहना गलत है जो आप कह रहे थे, मेंजरिया गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड।
मेंस रिया गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, ये इसको गलत पढ़ाया जाता है, गलत समझा जाता है। ये क्या है फिर? गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड नहीं है तो फिर ये क्या है? मेंस रिया है स्टेट ऑफ माइंड। मेंस रिया क्या है? अच्छा, स्टेट ऑफ माइंड और गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड में क्या फर्क हो गया? अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। मंगनी चीनी हुई है? शादी मंगनी हुई है? ये मंगनी हुई है लेकिन होई चलो शुक्र होई किथे पिंड केड़ा है? जंग उकाल आ गई, सजन आ वंज रोला पै गया। हाँ, सजनी तेरी बहु औख च फसी पई है। सजन की इंटेंशन की हो? जाके बचावा, ठीक है। गड्डी 160 की स्पीड ते लैके जांदा पिया सजन, 160 की हो सी? नीयत इरादा क्या है? किस लिए जा रहे हो? किसी को मुसीबत से छुड़ाना है। इरादा गलत है, नीयत क्या है? गिल्टी तो नहीं है। बट अब बताओ कि स्टेट ऑफ माइंड क्या है कि क्या 160 में एक्सीडेंट होता है या नहीं होता? तुम्हें पता है या नहीं है? पाकिस्तान में 160 में एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा? हमारी सड़कें हैं 160 वाली? 160 वाली सड़कें तो ये है ही, हत्ता कि मोटरवे पर भी 110 120 क्यों है? क्योंकि वहाँ पर भी 160 का मतलब है एक्सीडेंट। तो गिल्टी स्टेट नहीं है, बट स्टेट ऑफ माइंड ये कह रही है, नॉलेज है कि यार अगर मैं इतनी स्पीड पे जाऊँगा तो कोई जुर्म करूँ। इरादा क्या है? आल दो अच्छा है, बट जो नॉलेज है वो आपका मेंस रिया साबित कर रहा है कि मेरा भाई अगर आप इतनी स्पीड में जाएंगे तो कोई जुर्म करेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं किसी को बचाने के लिए जा रहा था। तो ये है गिल्टी स्टेट और स्टेट ऑफ माइंड का फ़र्क। तो अगर यहाँ पे आप एक्सीडेंट करेंगे, वो एक्सीडेंट नहीं होगा, वो जुर्म होगा, क्योंकि 160 में जब आप किसी को मारेंगे तो वो जुर्म है। वो 320 एक्सीडेंट में नहीं बचेंगे, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड है कि इस स्पीड पर अगर आप कोई गाड़ी चलाएंगे तो जुर्म होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। किसी को आप मारेंगे और ऐसा मारना ये कत्ल है, ये जुर्म है, ये एक्सीडेंट नहीं है। रॉन्ग साइड पर तेज गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? एक्सीडेंट होगा ना। ये एक्सीडेंट तो नहीं होगा ना। एक्सीडेंट तो वो होता है जिसमें आपका कसूर ना हो। इसमें आपका कसूर है कि नहीं है? है ना। आपके जहन में ये है कि नहीं है कि आप गलत काम कर रहे हैं? तो ये हो गया मेंस रिया। अच्छा, नशा पी लिया, क्या कर लिया? नशा पी लिया। नशा पी कर अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो क्या करेंगे? लगेगी ना। आपको तो इरादा है ही नहीं किसी को मारने का, खाली आपने तो नशा पिया। लेकिन स्टेट ऑफ माइंड है कि नहीं है? स्टेट ऑफ माइंड है कि ये इसको कहते हैं। एक और चलो स्टेट ऑफ माइंड की बात कर लेते हैं। मैं पिस्टल यहाँ पे रखता हूँ, लोडेड है। पिस्टल क्या है? लोडेड है। ट्रिगर पे कुछ ज़्यादा जोर लगता है, थोड़ा जोर लगता है? बच्चा चला सकता है कि नहीं चला सकता? अच्छा, मैं निकला, बच्चा आया यहाँ से उठाकर बैर ले गया, उसने मजाक में टिशू किया और कि फिशू हो गया। अब मैंने इस नीयत से पिस्टल यहाँ पर रखा था कि बच्चा उसकी किसी को उठा के किसी को मारे, लेकिन मेरी नेग्लिजेंस है कि नहीं कि अगर मुझे पता है कि यहाँ पर बच्चे हैं और वो इसको उठाकर कुछ भी ऐसा कर सकते हैं तो मुझे ऐसा नहीं। अब बात है कि ये जुर्म हुआ कि नहीं हुआ, मेरा मेंस रिया है दरमियान में। अगर हम कहें मेंस रिया गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, तो क्या कोई मेरा गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड है? नहीं है। लेकिन स्टेट ऑफ माइंड तो है कि इससे ये हो सकता है। तो मेंस रिया है कि कोई भी ऐसी स्टेट कि जिसमें आप किसी भी हादसे को वेलकम करने के लिए कोई हालात क्रिएट करें कि जिसमें आपको पता कि हो सकता है जो चीज़ आपके नॉलेज के ज़रिए से, आपके उसके ज़रिए से, नेग्लिजेंस के ज़रिए से, या अगली चीज़ गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड। तो गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड मेंस रिया का एक एस्पेक्ट है, सबसे गहरा एस्पेक्ट है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि मेंस रिया का मतलब गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड है। मेंस रिया गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड भी है, और हर वो चीज़ है कि जिसमें आपके पास ये नॉलेज आ जाए कि इससे कोई ऐसा काम हो सकता है, तो वो आपका मेंस रिया हो जाएगा। जी, जिम्मेदारी। अब यहाँ पर बात यह कि बच्चा जो था जिसने पिस्टल उठा कर गया है वो 5 साल का है, वो कितने साल का है? उसकी तो लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी किसकी है? मेरी है। मेरी लाइबिलिटी क्यों है कि मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो लाइबिलिटी या जिम्मेदारी किसकी होगी? उसी शख्स की होगी जिसने कोई काम ख़त्म किया, कोई गलत किया। अबैटमेंट ये है। अब इसमें अबैटमेंट का जो सबसे बड़ा किस्सा हमारे मुल्क में हुआ था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का हुआ था, जो उसको फांसी की सज़ा हुई थी वो 109 पे हुई थी। जो पहला ही जुर्म है 109 जो आपने पढ़ा है वो अबैटमेंट की सज़ा है। अबैटमेंट क्या है? अबैटमेंट 3 तरह से होती है, इंस्टिगेट करना, इंटेंशनली एड करना, या कॉन्स्पायरेसी करना। भुट्टो साहब पे कॉन्स्पायरेसी था। अब मुझे एक बात बताएं कि जो 5, 6, 7 साल का बच्चा है, 8, 9, 10 साल का बच्चा,
क्या उसके जहन में कोई जुर्म शुरम है? नहीं है। अब अगर मैं उसको एक जूस के अंदर जहर डाल कर दे दूं और उसे कहूँ वो जाके फलां बंदे को जहर पिला दे, वो देगा या नहीं जाके देगा? दिया किसने? बच्चे ने। उसने पिया, वो बंदा मर गया। कसूर किसका? तो मैंने तो मारा ही नहीं है, मेरा तो कोई अमल ही नहीं है, मुझे अबैटमेंट की सज़ा मिलेगी कि भाई जो सारा काम किया तो तुमने है। तो जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उसने मारा तो नहीं था, बट उस पर इल्ज़ाम लगा कि तुमने उसके कत्ल को अबैट किया है। इसको सहूलतकारी नहीं कह सकते, इसको साजिश करना, प्लान बनाना, उसका सारा टोटल कंट्रोल उसको करना। अब जैसे इमरान खान है, गोली किसने मारी? सामने वाले बंदे ने। जिसने प्लान बनाया है वो अबैटमेंट पे आएगा। तो मुजरिमाना साजिश करना, उसके लिए चीज़ें प्रोवाइड, जिसने इसको असलहा दिया वो अबैटमेंट में आएगा, जिसने इसको सारी चीज़ें दी वो अबैटमेंट में आ जाएगा। और बस मुक गए। काफ़ी ना? हाँ बिल्कुल। और आपको सवाल ये खुद निकाले थे या किसी ने निकाल के दिए थे? अच्छी बात है। जब इस तरह आप चीज़ें पढ़ेंगे, मैं एक चीज़ हमेशा बेटा आप लोगों को बताता हूँ कि जब मैं आपको 10 चीज़ें बताऊँगा, 9 भूल जाएंगी और 1 याद रहेगी। और जब आप मुझसे कुछ पूछेंगे तो 9 याद रहेंगी और 1 क्या होगी? 1 भूल जाएगी। क्योंकि ये चीज़ें आनी ही इस तरह है कि जब आप, और इसके लिए रजिस्टर्स की बजाय आप मेजर एक्ट लाएँ। जब मैंने आपको 426 पढ़ाया, कैप्शन लगाए, फ़ौरन 426 पे निशानी लगा दें। जब मैंने आपको बताया कि जनाब खोलें ज़रा 109 देखें, तो आपने फ़ौरन 109 पे निशानी लगा देनी है। तो क्रिमिनल मेजर एक्ट अपने साथ लाया करें, और महंगे वाला नहीं लाना, तो पंजाब बार कौंसिल वाला ले आए, वो सस्ते वाला है। तो जो चीज़ आपने पढ़नी है हमेशा के लिए उसकी निशानी लगानी है। ऑनलाइन में अगर कोई बंदा इस हवाले से सवाल पूछना चाहता है, क्रिमिनल प्रैक्टिस के हवाले से जनरल क्वेश्चंस आज हमारे चल रहे हैं, वैसे बेल के रिलेटेड थे लेकिन कुछ जनरल सवाल पूछे तो मैंने कहा चले उनका भी जवाब दे देते। अगर कोई सवाल किसी का भी है तो वो मुझे मैसेज भी कर सकता है या इस हवाले से मुझे पूछ भी सकता है। तो क्रिमिनल प्रैक्टिस के हवाले से जो उसका मेन बेल आफ्टर अरेस्ट की मैंने आपको बात की है, तो बेल आफ्टर अरेस्ट में जनरल तो वही चीज़ें हैं कि अगर तो वो बेलेबल ऑफेंस है फिर तो मिलनी ही मिलनी है, और अगर वो कौन सा ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो फिर अगर वो केस फिट फॉर फर्दर इंक्वायरी होगा तो फिर आपको ज़मानत मिलेगी, वैसे आपको ज़मानत नहीं मिलेगी। और इसमें ज़मानत के अंदर जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है वो, क्योंकि ज़मानत में अदालत सिर्फ FIR को देख रही होती है और हमने भी किसके गिर्द घूमना होता है, सिर्फ और सिर्फ FIR। उसमें नामजद थे, नामजद नहीं थे, कब नामजद हुए, कब नामजद नहीं हुए, क्या वो केस फिट फॉर फर्दर इंक्वायरी है, फिट फॉर फर्दर इंक्वायरी नहीं है। तो जो जनरल सी चीज़ें हैं उसमें वही आती है, उसके अलावा और कोई चीज़ें नहीं आती। जी मैं लेक्चर सुन रहा था आपका ना क्रिमिनल और सिविल के हवाले से यूट्यूब पे, तो उसमें आपने बताया कि जो क्रिमिनल केस है ना, कोई भी मुकदमा गुयस हो जाता है वो भैया कोर्ट भी चल सकता है, क्रिमिनल चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। तो क्या वो सर पैरेलल ही चल रहे होते हैं? पैरेलल चल रहे हो तो वहाँ पर अपना काम चल रहा होता है, क्योंकि देखें जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कभी भी किसी क्रिमिनल मुकदमे को रोकने के लिए कोई भी ऑर्डर सिविल कोर्ट पास नहीं करेगा। इसी तरह क्रिमिनल कोर्ट को भी कह दिया कि कभी भी अगर कोई सिविल मुकदमा चल रहा होगा तो आप उसके हवाले से कोई भी ऑर्डर रोकने के लिए पास नहीं कर सकते। तो वो अब जैसे आमतौर पर होते हैं कि जब ये 420, 468, 471 ये कार्रवाई जब होती है तो इसमें एक कार्रवाई तो चली जाती है हमारी किधर, यहाँ पे, या जो 489F जब चेक का मामला होता है, एक हम 489F का पर्चा कटवा देते हैं, साथ ऑर्डर 37 का दावा लगवा देते हैं, तो दावा भी चलता है और पर्चा भी चलता रह जाता है। तो जो ऐसी चीज़ होती है वो दोनों साथ साथ चलाई जा सकती है, सिविल और क्रिमिनल मुकदमा साथ चल सकते हैं। इनका कोई वादा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उस पे कोई फसाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो दोनों चल, वो तो मामला देखे, लड़ाई झगड़ा हो गया तो मामला वो अलग, वो तो किस्सा ही अलग हो गया ना, वो तो किस्सा ही क्या हो गया। सिविल डिस्प्यूट चल रहा था, फिर वो नहीं चलेगा साथ? नहीं देखें, जब आपका सिविल डिस्प्यूट चल रहा था उस पर लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो तो है ही अलग, सिविल डिस्प्यूट है ही अलग और लड़ाई झगड़ा है ही अलग। लेकिन मैं तो आपको वो मिसाल दे रहा हूँ, 489F एक ही चेक है, उसी का डिस्प्यूट है, उस पर आप सिविल दावा भी लगा सकते हैं रिकवरी का और साथ पर्चा भी कटवा सकते हैं, वो होगी आपकी डेफेमेशन होगी। सेम टाइम पर 499 की कार्रवाई भी हो सकती है और सिविल में डैमेजेस भी मांगे जा सकते हैं। तो जो मुकदमे ऐसे हैं कि जिसमें सिविल और क्रिमिनल मुकदमा हो सकता है तो पैरेलल चल सकते हैं, कोई किसी किस्म की रुकावट, कोई मुकदमा दूसरे मुकदमे को रोकेगा नहीं, अपने अपने तरीके से चलेंगे दोनों। सर वो डेफेमेशन का जो है वो कहते हैं कि सिविल भी हो सकती है और क्रिमिनल भी। बिल्कुल। देखिए अगर आप, एक बंदे ने क्या कह दिया कि तू चोर है, तू बेईमान है, तू तो शक्ल से पता नहीं क्या क्या, कुछ समझाने के लिए कह रहा हूँ, असल में नहीं कह रहा। अब ऐसा मामला हो गया, आप कहते हैं मैंने इसको सज़ा दिलवानी है, क्या करना है, तो फिर आप जाएंगे
FIR कंप्लेंट में जाएंगे। फिर आप अब इस पे होगी FIR या कंप्लेंट। अब खोले जनाब, खोले शेड्यूल खोले दूँ 499 जाकर 500 देखें, वहाँ पे सज़ा वाला सेक्शन देखें। CRPC खोले और CRPC के जाके आखिर पे देखें सेक्शन 499 500 में देखें कि उसने वहाँ पर 499 और 500 में क्या बताया। ऑनलाइन बेटा अगर आप भी कोई सवाल करना चाहें तो आप भी सवाल कर सकते हैं, जो भी सवाल क्रिमिनल प्रैक्टिस के हवाले, चूँकि ये चीज़ें ऐसे ही आएंगी जब आप पूछेंगे सीखेंगे, फिर हम आपको साथ साथ वक्त के साथ बताते जाएंगे तो फिर ये चीज़ें आएंगी। 499 500 देखो क्या है जनाब। अब इसमें ये देखो कि क्या है, कौन सा केस है, कि इसमें अरेस्ट विदाउट वारंट है या क्या है, इसको किस तरह लेकर चलेंगे। तो ये कंप्लेंट केस होगा कि जिस पे FIR नहीं होगी, जिसमें कंप्लेंट फाइल की जाएगी। पुलिस में नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट होगा। कौन सा सेक्शन जनाब? हाँ 500 डेफेमेशन पढ़े, क्या क्या लिखा हो शुरू में, क्या लिखा हुआ है? शैल नॉट अरेस्ट हो गया, हाँ अवेलेबल हो गया, हाँ और क्या है, कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है? जब कहा शैल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट तो क्या हो गया? नॉन कॉग्निजेबल हो गया। तो अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो FIR तो दर्ज नहीं होगी। नहीं सिविल मैटर नहीं होगा, कंप्लेंट होगा। क्रिमिनल केस करने के दो तरीके होते हैं, एक तो ये होता है कि हम FIR दर्ज करवाते हैं, दूसरा ये है कि जहाँ पर शैल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट है, नॉन कॉग्निजेबल FIR दर्ज नहीं हो सकती, वहाँ पर हम अंडर सेक्शन 200 CRPC इस्तगासा करते हैं। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, इस्तगासा फाइल करेंगे। जो इस्तगासा होगा वो मजिस्ट्रेट के पास होता है। हर वो जुर्म जिसमें आप FIR दर्ज ना करवाना चाहिए, FIR ना बनती हो, क्या है, FIR दर्ज ना करवाना चाहे, ये FIR ना बनती हो, तो आप क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट जाएंगे। 200 का इस्तगासा, जिस तरह सिविल में सिविल सूट फाइल करते हैं वैसे 200 का इस्तगासा किसके पास जाके करते हैं, मजिस्ट्रेट के पास। तो यहाँ पे डेफेमेशन वगैरह में मजिस्ट्रेट के पास इस्तगासा करेंगे। इस्तगासा फिर भी कर सकते हैं। अब 302 हो गया, अब दूसरी FIR तो खत्म होगी ना। FIR होगी आप 302 में होता ही क्या है, 302 में ये होता है कि पुलिस FIR, जैसे इमरान खान वाला हमला हुआ, पुलिस ने ठग करके FIR काट दी अपनी मुद्दत में। वो कह रहा था जी फलां बंदे पे काटो, पुलिस ने किस पे काटी, उस बंदे पे काट दी। हम तो इससे खुश हैं ही नहीं। अब क्या करना है, अब हम इस्तगासा करेंगे 200 में, सारी इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट के सामने होगी, फिर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा। और अगर दोनों सेम टाइम पर दोनों तो हो जाएगा, FIR और कंप्लेंट दोनों चलेंगे। लेकिन जो कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट, वो ये कहता है कि अगर किसी एक मुकदमे किसी एक वकूए पे FIR भी हो जाए और क्या हो जाए, कंप्लेंट, तो अदालत कंप्लेंट वाली कार्रवाई को लेकर चलेगी, FIR वाली कार्रवाई को क्या करेगी, ठप। पहले फिर देखेगी कि इस पे जुर्म कौन सा बनता है, फिर उसके मुताबिक वहाँ पे क्या होगा, जाके वहाँ पे चार्ज फ्रेम होगा कंप्लेंट के मुताबिक। अब एक सादी सी बात, अगर पुलिस के खिलाफ आपका मुकदमा है, क्या पुलिस वाले सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे? SHO है, उसी के ऊपर आपने मुकदमा करवाना, पुलिस काटेगी पर्चा? कभी भी नहीं करेगी। तो आप क्या करेंगे जाके, आप हैबियस कॉर्पस तो और चीज़ है, बट उसके अलावा अगर पुलिस के खिलाफ डायरेक्ट कार्रवाई करनी है तो फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जनाब मैं इस्तगासा करता हूँ। तो आप 200 का इस्तगासा, जब भी इस तरह के कोई भी मामले शामिल हो जाते हैं कि जहाँ पर आप देखते हैं कि आमतौर पर हम ये होता है कि जब किसी भी मामले को डायरेक्ट ऊपर लेकर जाना चाहते हो तो हम उसको यही करते हैं कि मजिस्ट्रेट के पास जाके इस्तगासा कर देते हैं, पुलिस को इसमें इन्वॉल्व ही नहीं करते। ये मिसकंसेप्शन होती है, ये नहीं पता होता मिसलीनियस क्या है अपील के बारे में, और ये जो बातें होती हैं ये कहीं हमें मतलब लिखी हुई मिल सकती हैं, मतलब नहीं डायरेक्ट तो नहीं होता, लेकिन सिर्फ ये ध्यान में रख लेंगे मिसलीनियस क्या होता है। मिसलीनियस एप्लीकेशन है, मिसलीनियस क्या होता है कि हमारा जो भी लॉ है इसके चैप्टर्स होते हैं, हर एक के चैप्टर होते हैं कि नहीं होते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी चैप्टर में फिट ही नहीं बैठ रही होती, उनका सर पाँव नहीं होता, मतलब ना वो बेल में आती है ना वो अपील में आती है, या वो सब में आती है। अब इसका क्या करें, वो मिसलिनियस मुतफर्रिक जो चीज़ें बताना ज़रूरी है किसी कानून में, लेकिन वो किसी चैप्टर के साथ एडजस्ट नहीं हो रही, रैंडम जो वो सारे मिसलिनियस चैप्टर में डाल देते हो। वो हर साल नई नई चीज़ें छपती हैं, लेकिन उन्होंने जो पुराना पैटर्न रखा है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। सर अगर एक केस है उसमें उसके बारे में हमें जजमेंट चाहिए तो उसको ढूंढने का कोई तरीका बता। जजमेंट ढूंढने का जो तरीकाकार आपको बताएंगे, बल्कि कल ऐसे ही करते हैं, कल और कोई काम नहीं करते, कल हम आपको प्रॉपर तरीके से जो जजमेंट है ना, जो किताब से कैसे तलाश करनी है या किसी और चीज़ से, उसके लिए करना क्या है, उसके लिए हम FIR वगैरह 4-5 अपने पास रखेंगे, वकूए आप बताएंगे, मैं आपको उसमें से सीखना बताऊँगा, तलाश करना बताऊँगा कि हम तलाश उसको सर्च कैसे करेंगे और किस तरह तलाश करेंगे, कल मैं आपको करके दे दूँगा। पाकिस्तान लॉ साइट, हाँ हाँ
देखिए अब दो बातें हैं ना, अगर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही और आप मुकदमा ही दर्ज करवाना चाहते हैं, पुलिस मुकदमा दर्ज, और अगर आप मुकदमा ही, तो फिर आप 22 से 22B में चले जाएंगे। किसके पास जाएंगे? कोर्ट जस्टिस ऑफ पीस के पास, उनके पास जाएंगे। और अगर वो जस्टिस ऑफ पीस के कहने पे नहीं करता, आप हाई कोर्ट में चले जाएंगे। नहीं, जस्टिस ऑफ पीस हमेशा सेशन कोर्ट होता है। अगर देखिए पहले ये बात क्लियर कर लेना, आप गए कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा था? कॉग्निजेबल। अगर पुलिस ने FIR नहीं काटी तो आप किसके पास जाएंगे? जस्टिस ऑफ पीस, कोर्ट ऑफ सेशन। और वो पुलिस को कहेगा 22 से 22B जिसको कहते हैं, ये 22 से 22B जस्टिस ऑफ पीस के पास डायरेक्शन होती है कि आप मुकदमा दर्ज करें। अब वो मुकदमा दर्ज करने का ये है। अगर दूसरी चीज़ आप कहते हैं नहीं जी हमने तो FIR दर्ज ही नहीं करवानी, हम तो क्या करेंगे? कंप्लेंट करेंगे, तो फिर आप डायरेक्ट जाके मजिस्ट्रेट के पास क्या कर देते हैं? कंप्लेंट कर देते हैं। तो कंप्लेंट के बाद FIR नहीं हो सकती, FIR के बाद कंप्लेंट हो सकती। अब आप पूछे जी आप क्या पूछना चाह रहे थे? नहीं, मजिस्ट्रेट कभी भी इस्तगासे में पुलिस को FIR करने का नहीं कहता, ठीक है। वो अगर आप FIR की बात करना चाहते हैं फिर आप इस्तगासे में नहीं जाएंगे, फिर आप जस्टिस ऑफ पीस। लेकिन जस्टिस ऑफ पीस के पास जाने का असूल क्या है? आपको अगली कल वाली क्लास क्लोज करके आपको अगली क्लास में मैं यही सिखा दूंगा कि अगर पुलिस FIR दर्ज ना करे उसकी मैं फाइल बनाकर आपको दे दूंगा, उसमें होता है। और ये सबसे ज़्यादा शुरू में केस ही यही आते हैं। इसमें अभी आजकल हो गया ऑनलाइन सिस्टम, आप जाकर पुलिस को दरख्वास्त देते हैं, अगर पुलिस नहीं करता तो आप उसे डायरी नंबर लेते हैं। डायरी नंबर देने की वो पाबंद है, जब वो डायरी नंबर आपको दे देती है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती तो आप आ जाते हैं कि जनाब ये मैंने इनको दरख्वास्त दी थी फ्रंट डेस्क पे, ये इसका डायरी नंबर है। अब अगर पुलिस बाज़ औक़ात ये करती है कि आपसे दरख्वास्त ही को नहीं लेती, अक्सर यही होता है। पिछले दिनों हमारा मसला बन गया, हम जैसे पुलिस स्टेशन पहुंचे उन्होंने कंप्यूटर बंद, UPS बंद, सब कुछ कहा, आज बत्ती कोई नहीं है, एंटर कैसे करें? अब उनको पता था कि वकील है, भी अगर एंट्री शेंट्री का मसला है तो फिर तो ये शोर मचाएंगे। उन्होंने फ़ौरन क्या किया, एक बंदा मेरा जानने वाला था, मैंने कहा, वो कहता जी अब UPS ये बंद है, ये चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया कि जनाब अब ये वकील आ गया तो ये लोग के मसला ख़राब हो जाए। अब हम क्या करें? अगर चलो हमारे साथ उन्होंने डर के कर दिए, आम बंदे के तो वो कहते हैं कि जनाब ये या ऐसे लिखो वैसे, आप कहते हैं जी मैंने ये चीज़ ऐसे ही लिखवानी है। अब क्या करें? अब आसान तरीन काम करना है, आपने वही दरख्वास्त लेनी है, उसी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलना है, जो करीबी TCS का दफ्तर हो उस पर जाकर आप उस पुलिस स्टेशन को क्या कर दें? TCS कर दें। दरख्वास्त की कापी और TCS की रसीद, ये दो चीज़ें ये लगा कर अगले दिन आप रेट फाइल कर दें। अगर पुलिस आपकी दरख्वास्त ना ले तो अगला तरीकाकार क्या है? ये उसमें आप लिखें कि जनाब हम इतने बजे पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन ने दरख्वास्त वसूल करने से इनकार किया, जिसकी वजह से हमने पुलिस को ये दरख्वास्त TCS की है, ये जनाब उसका TCS का नंबर है, ये सारी चीज़ें हैं। लिहाजा पुलिस को डायरेक्शन दी जाए अंडर सेक्शन 22 से 22B की जो पिटिशन लगाते हैं, तो 22 से 22B की पिटिशन में क्या लगेगा? एक 22 से 22B की पिटिशन लगेगी, साथ वो लगेगा आपका TCS की स्लिप, और साथ अगर वो रिसीव हो गया तो फिर कंप्यूटराइज वो स्लिप देते हैं, तो दरख्वास्त उसकी कंप्यूटराइज स्लिप और ये सारा कुछ करके आप क्या करवाते हैं? आप उसमें वो फाइल कर देते हैं। तो अब ये दोनों अलग अलग चीज़ें। अगर तो पर्चा कटवाना है तो फिर इस्तगासा नहीं करना। फ़र्क क्या है? पर्चा कटेगा तो पुलिस पकड़ेगी, इस्तगासे में पुलिस ने पकड़ने नहीं जाना। इस्तगासे में सारी इंक्वायरी किसने करनी है? मजिस्ट्रेट। वो थ्रू पुलिस भी करेगा तो नॉर्मली उसमें ज़मानत हो जाती है। इस्तगासों में किसी की गिरफ्तारियाँ आम तौर पर नहीं होती, अगर करवाना चाहे हो सकती है लेकिन नहीं भी होती आम तौर पर। जब मतलब उसके ऊपर ऑफेंस साबित हुआ तब उसकी गिरफ्तारी होगी? नहीं, ऑफेंस साबित तो नहीं हुआ, वो ज़मानत ले लेगा ना। ऑफेंस तो साबित होगा जब ट्रायल चलेगा, तो आखिर पे जाकर जब उसको सज़ा सुनानी होगी फिर अदालत कहेगी अब इसको पकड़ के अंदर डाल दो। वो तो जब आपका फ़ाइनल क्या हुआ, आपका फ़ाइनल कोई भी जुर्म साबित हो गया। तो इस्तगासा क्या है? कोई भी ऐसा मामूली जुर्म जो नॉन कॉग्निजेबल है, कोई भी ऐसा कॉग्निजेबल जुर्म जिसके हवाले से आप कहते हैं कि छोड़ो पुलिस को, दफ़ा करो, या आप पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन नहीं है, आप FIR के दफ़ा से खुश नहीं है, तो आप क्या कर देंगे उसके खिलाफ? आप उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करेंगे, इस्तगासा जिसको कहते हैं ज़ेर दफ़ा 200। जी जनाब। सर ये जो है क्या नाम है जस्टिस ऑफ पीस जो है, क्या करेगा? पुलिस को करेगा डायरेक्शन? जस्टिस ऑफ पीस यही करता है कि वो पुलिस को हुक्म देता है कि आप पर्चा दर्ज करें, और अगर वो पर्चा फिर भी दर्ज, फिर आप जस्टिस ऑफ पीस के पास दोबारा जाके कंप्लाइंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कंप्लाइंस। वो भी 22 से 22B की, जनाब आपने हुक्म दिया था और पुलिस पर्चा दर्ज नहीं कर रही। अगर फिर भी पुलिस पर्चा दर्ज ना करे तो फिर आप हाई कोर्ट में चले जाते हैं, और नॉर्मली हाई कोर्ट कहता है कि यार अगर वो पर्चा दर्ज नहीं कर रहा है तो आप कंप्लेंट फाइल कर लें। तो इसलिए हाई कोर्ट अगर केस बनता हो, प्रॉपर हो, तो पर्चा दर्ज करने का ऑर्डर भी देता है 199 में,
लेकिन वो ना दे हाई कोर्ट, तो फिर वो क्या कहता है, वो कहता है जी कि आप जाके कंप्लेंट फाइल करना। सर हाई कोर्ट भी अपनी जुरिस्डिक्शन यूज करेगी 199 लाजमी बात है, आप उसकी जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करेंगे तो वो यूज़ करेगा, क्योंकि हाई कोर्ट डायरेक्शन जारी कर सकता है किसी भी मैंडेमस की कि जनाब आप पर्चा क्यों नहीं दर्ज कर रहे, पर्चा दर्ज करो। तो हाई कोर्ट में जब भी हम जाएंगे 199 की रेट लगाएंगे पर्चे के दर्ज करने के लिए, क्योंकि सीआरपीसी में जो 22 है 22B की पावर है वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है। तो हाई कोर्ट के पास जाने के लिए हमारे पास क्या रह जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन रह जाएगा, आर्टिकल 199। लेकिन 199 में अगर आप डायरेक्ट चले गए तो आगे से हाई कोर्ट क्या कहेगा, वो तुम नीचे तो गए क्यों, ऊपर क्यों आ गए। और जब आप हाई कोर्ट में नीचे से हो के गए तो हाई कोर्ट फिर भी ये कह सकता है कि कंप्लेंट क्यों नहीं करते। तो फिर आपको उसको बताना कि जनाब ये जुर्म ऐसा है कि यहाँ पर इसको गिरफ्तार करके तफ्तीश करनी ज़रूरी है, तो फिर जाके हाई कोर्ट उसके ऊपर पर्चा देगा। कंप्लेंट है वो एज अ कंप्लेंट ही रहेगी, उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें एफआईआर दर्ज नहीं होगी। कंप्लेंट जब भी होगी 200 सेक्शन के तहत होगी। इसको हम इस्तगासा ज़ेर दफ़ा 200 के तहत हम इसका इस्तगासा लगाते हैं। इस स्टेज पे भी एफआईआर इसमें नहीं होगी एंड तक। अगर आपने पहले इस्तगासा कर लिया तो, अगर इस्तगासा कर लिया फिर अब आप खुद उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते, ये बात ध्यान में रख लें। तो पहले आप एफआईआर दर्ज करवा लें, अगर ना हो तो फिर आप इस्तगासे की तरफ आ जाए। जी और कोई सवाल? ये सर हरासमेंट पिटीशन यार देखो, इस्तगासे में तो मेरा भाई ये है कि ना गिरफ्तारी का डर है, ना पुलिस की प्यार मोहब्बत और आजा बालमा तेरा इंतज़ार है का डर होता है, तो मामला थोड़ा सा सुस्त चलता है। लेकिन जब आप बात करते हैं उसकी पुलिस की तरफ जाने की, तो वहाँ पे क्या होता है, गिरफ्तारी होती है, पुलिस का प्रेशर होता है, डर होता है, मुकदमा थोड़ा सा तेज़ी से चलता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम इसको गिरफ़्तार करवाएं, जहाँ पे हमारा मकसद है उसको गिरफ़्तार करवाना, तो वहाँ पे हम किस में चले जाएंगे, हम वहाँ पे। और अगर हमें ये पता है कि यार पुलिस ने प्रॉपर तरीके से इसकी तो तफ्तीश करनी ही नहीं है, तो फिर हम उधर नहीं जाएंगे, फिर हम किधर जाएंगे, फिर हम दूसरी साइड पे जाएंगे। सर जो क्रिमिनल केस होता है उसमें एफआईआर का होना जरूरी होता है, तभी वो क्रिमिनल होता है। ये जो हम कंप्लेंट की बात कर रहे हैं इसमें तो एफआईआर नहीं है। एफआईआर नहीं होगी इसमें, कंप्लेंट के क्रिमिनल होगी या सेवन नेचर तो नहीं होगा। नहीं क्रिमिनल ही होगा। हम कंप्लेंट में लिखेंगे कि इसने जो ये काम किया है ये जुर्म फला है, ये जुर्म क्या है, फला है। अब अगली बात मैं आपको समझाता हूँ। एफआईआर हो गई, तफ्तीश हो गई, खाता किधर जमा हो गया, मजिस्ट्रेट। अब गौर से सुनना, अब ये पॉइंट समझ ले, बड़ा आसान सा पॉइंट, वैसे ही मैंने कंप्लेंट के लेक्चर में बड़े तफसील से समझाया हुआ, मैं आपको दोबारा भी समझा दूंगा। असल मसला है फ़र्द जुर्म आयद करना, क्या है, और मुकदमा चलाना। फ़र्द जुर्म आयद करना और क्या करना, मुकदमा चलाना। ये समझ आ गया? अब यहाँ तक पहुँचना है, फ़र्द जुर्म आयद करना तक कहाँ पे पहुँचना है? रास्ते कितने हैं? 2। एफआईआर करवाओ, इन्वेस्टिगेशन हुई, चालान जमा हो गया, इसको कहते हैं चालान केस। क्या कहते हैं? चालान केस। एफआईआर आपने नहीं करवाई, इस्तगासा किया, इंक्वायरी हुई और मजिस्ट्रेट ने उसको डिसमिस नहीं किया और कहा कि मुकदमा चलेगा, क्या हो गया? अब जो फर्द जुर्म लगेगी वो चाहे चालान केस हो चाहे नान चालान, मुकदमे में पहले फर्द जुर्म लगेगी, मुकदमे में सजा तो वहाँ पे होनी है। तो ये क्या था? ये सिर्फ ये था कि इस फर्द जुर्म आयद करवाने के लिए चाहे तो इधर से आ जाए और चाहे तो इधर से आ जाए। आगे क्या होना है? आगे फर्द जुर्म जब आयद होनी है दोनों केस में होनी है, गवाह जब आने हैं दोनों केस में आना है, मुकदमा जब चलना है दोनों केसेस में चलना है, वो एक में नहीं, वो किस में चलना है, दोनों में चलना है। जी सर ये जो अब फर्द जुर्म आयद हो जाती है उसके बाद वो कहते हैं कि जिसके खिलाफ फर्द जुर्म आयद हुई है वो उसकी सेहत से इनकार कर देता है, ये क्या चीज़ होती है? तो वही तो, इसी पे तो मुकदमा चलता है ना। फर्द जुर्म आयद होगी कि जनाब आपने पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ा 302 के तहत ये कत्ल किया, ये नहीं किया, आगे से वो कहता है मैंने कोई भी कत्ल नहीं किया, डिनाई कर दिया, इसको कहते हैं सेहत जुर्म से इनकार करना। अगर वो कहे हाँ मैंने जुर्म कर लिया, हाँ मैंने जुर्म कन्फेशन कर लिया, अब उसको आगे मुकदमा चलाने की ज़रूरत है, सजा दे दे, लेकिन मामला तो परिजाद वाला है। देखा नहीं था, उसने कहा था ना मैंने कत्ल किया है, फिर मुकदमा क्यों चला? तब चलता है कि जब आपको ये हो कि यार ये जो ये इकरार कर रहा है, इकबाल जुर्म कर रहा है, ये शायद किसी प्रॉमिस की वजह से है, थ्रेट की वजह से है, इंड्यूसमेंट की वजह से है। तो वहाँ पर भी क्या था? इंड्यूसमेंट थी, बिल्कुल सर, मालिकी। ठीक है, माल की इंड्यूसमेंट होती है, तो वहाँ पे वो था। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, इस पे सज़ा ना हो, इस पे आगे मुकदमे को लेकर चले आप। तो ये सज़ा या मुकदमे को लेकर चलना ये किसके ऊपर बेस करता है? ये सज़ा या मुकदमे को लेकर चलना आपका किसके ऊपर जनाब बेस करता है? ये बेस करता है कोर्ट के ऊपर। तो अब अगर तो वो सेहत जुर्म से इनकार करे तो फिर तो मुकदमा चलना ही चलना, फिर गवाह आएगा,
क्योंकि वो कह रहा है मैंने जुर्म नहीं किया, तो प्रोसिक्यूटर साबित करेगा इसने जुर्म किया है। और अगर वो कहे हाँ मैंने जुर्म किया है, तो फिर हम देखेंगे वाकई इसने किया या किसी को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो अगर तो खुद किया तो सजा दे के मामला 243 में ख़त्म। और अगर कहते हैं कि ना 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 इसने तो भाई कि किसी को बचा रहा है, फिर 244 के तहत एविडेंस आएगा, फिर दोनों जैसे फिर क्या हो गई इकट्ठी, फिर एविडेंस के बाद आगे आएगा तो 45 आ जाएगा। जी कोई और सवाल? सर मेरा रेगुलर सवाल है इसी से मुताल्लिक पुलिस से कि जब पुलिस के पास गए उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो क्या हम सेक्शन 29 पुलिस एक्ट 1961 के तहत प्रोसीड कर सकते हैं पुलिस के अगेंस्ट? देखिए जो पर्चा कटवाना है वो तो 22 से 22B में होना है। किस में होना है? 22 से 22B। लेकिन इसके साथ साथ आप पुलिस एक्ट के तहत उधर दरख्वास्त, वो जो दरख्वास्त जाएगी वो पुलिस अथॉरिटी को जाएगी कि वो अपने बंदे के खिलाफ इस चीज़ की कार्रवाई करे कि उसने अपनी ड्यूटी पूरी, तो वो आप जो उसमें पर्चा नहीं दर्ज होगा, उसमें पर्चा दर्ज नहीं होगा। लेकिन अभी जो नया प्रोसीजर, एक चीज़ जहन में रख लें, अभी नए प्रोसीजर में जो हमारे पंजाब में चल रहा है वो डायरेक्ट 22 से 22B नहीं है, उसमें है ही यही कि पुलिस के पास गए FIR दर्ज, तो फिर SP को दरख्वास्त देंगे। तो जब हम उसको SP को दरख्वास्त देंगे तो जब हम 22 से 22B लगाएंगे तो उसमें SHO SP दोनों को पार्टी बनाएंगे कि हमने दोनों को कहा था। और अगर वो दोनों पर्चा ना काटे और उधर से पर्चा हो जाए तो आप फिर पुलिस के खिलाफ दरख्वास्त दे सकते हैं उस सेक्शन के तहत जो पुलिस एक्ट का है कि जनाब इसकी जिम्मेदारी थी, ताकि उस शख्स के खिलाफ वो अलग कार्रवाई की जाए जिस पुलिस वाले ने काम नहीं किया, और जो एक्शन मुकदमा वो अलग होगा। फिर ये दो अलग अलग बातें आ जाएंगी। नेग्लिजेंस कह लें या ड्यूटी से उसका जो है ना वो डिनाइल कह लें कि वो प्रॉपर जो उसकी ड्यूटी है उसको रिफ्यूज़ कर देता है, ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसके हवाले से जो भी उसके ऊपर कार्रवाई है वो उसकी की जाएगी। जी सर ये हरासमेंट की पिटीशन ये भी 22 से 22B की तहत होगी? कौन सी हरासमेंट मसलन? सर ये इधर लिखा हुआ है हरासमेंट, नहीं 22 से 22B तो नहीं होगी ये सर अंदर सेक्शन 22 से 22B। ये तो तब है कि जब हरासमेंट का पर्चा नहीं कट रहा, जी जी आपने पुलिस को दरख्वास्त दी कि आपका 22 से 22B सिर्फ उस वक्त लगती है, ये कोई सेक्शन तो नहीं है। ये अब आप हरासमेंट का पर्चा कटवाना चाहते हैं और वो नहीं कट रहा, तो आप इधर लाए, मेरे 22 से 22B है ना, इधर उठा कर ले, मैं आपको इधर से देखना, तार बचा के आना भाई। इसी के हवाले से मैं आपको समझा देता हूँ कि 22 से 22B क्या कह रही है। जनाब ये देखें, ये 22 से 22B क्या है, ये कह रहा है जी हरासमेंट पिटीशन है शेख मोहम्मद ताहिर CCPO वगैरह के हवाले से आपने कर दिए अंडर सेक्शन 22 से 22B 25 एंड 25 से CRPC फॉर रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम काजिंग इलीगल एंड अनड्यू हरासमेंट टू द पिटिशनर एज वेल एज द अदर फैमिली मेम्बर्स एंड ट्राइंग टू कन्वे द सिविल मैटर। ये किसके तहत गया? 22 से 22B के तहत गया। अब 22A 22B के तहत जाकर इसने आखिर पे क्या मांगा, क्या है इसने आखिर पे ये मांगा है जनाब के इन व्यू ऑफ द अबव। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पर्चा कटवाने के लिए नहीं गया, पर्चा कटवाने के लिए, या तो ये भी है कि हरासमेंट के तहत पर्चा कटवाने के लिए भी जा सकता था, लेकिन ये तो डायरेक्ट कह रहा है कि पुलिस वाले मुझे क्या कर रहे हैं, हरासमेंट। अब ये चीज़ खुलेगी, और वो खुलेगी कैसे कि जो चीज़ मैं आपको अभी तक पढ़ा रहा हूँ 22 से 22B, वो उसका कितना पहलू पढ़ा रहा हूँ, एक, कितना, एक। आप जब 22A पढ़े उसमें 6 क्लॉजेज है, कितनी है, 6। 22B में कितनी क्लासेस है, 6, जिसके अंदर जस्टिस ऑफ पीस इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र भी कर सकता है। और जो मैं बार बार आपको पढ़ा रहा हूँ वो एक क्लास है। CRPC खोले, 22A खोले, 22B खोले, CRPC में सेक्शन जल्दी से खोले, CRPC 22 से 22B खोल लें आप। जब आप CRPC में 22A 22B खोलेंगे तो ज़रा इसके जाके आप देखेंगे जनाब वहाँ पे इसके हवाले से जो आपको अल्फाज मिलेंगे वो क्या लिखे हुए, ये पढ़ें जनाब। इसमें आप 22A 22B के हवाले से कि यहाँ पर जो क्लासेस है इसकी 6 पावर्स ऑफ द जस्टिस ऑफ पीस है। तो पावर्स ऑफ जस्टिस ऑफ पीस जब आप पढ़ेंगे तो उसके बाद क्या कर सकता है कि नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस, ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन, निगलेक्ट, फेलवर और एक्सेस कमिटेड बाय अ पुलिस अथॉरिटी इन रिलेशन टू फंक्शन एंड ड्यूटीज़। आप किस पॉइंट पे गए हैं, 22A की बात करो, आप किस पॉइंट पे गए हैं, क्लास 6 में चले जाए, क्लास 6 में जाए 22A की। इसमें लिखा हुआ है नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस, नीचे अगली क्या लिखी हुई है, अगली क्या लिखी हुई है, neglect, failure or excess committed by police authority in relation to its function and duty। ठीक हो गया। अब आपको पुलिस क्या कर रही है, हरास कर रही है।
तो आप गए तो 22A में हैं, लेकिन किस क्लास के तहत गए हैं? इस तीसरी क्लास कि जनाब ये पुलिस जो क्या है वो क्या कर रही है, ये कर रही है एक्सेस कमिटेड बाय पुलिस, एक्सेस ज्यादती कर रही है जनाब। कौन सी ज्यादती कर रही है? वो ये ज्यादती कर रही है कि ये जनाब हमारे साथ अंडर सेक्शन 22 से 22B 23, 25, 25 से CRPC फॉर रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम काजिंग इलीगल एंड अनड्यू हरासमेंट, तो ये एक्सेस कर रही है जनाब। तो आप पर्चा दर्ज करवाने नहीं गए, आप कार्रवाई किस चीज़ की करवाने गए? पुलिस को रोकने के लिए। अगर आप इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र करवाना चाहे उसकी भी है। तो 22A तो बड़ा सेक्शन था। मैंने आपको सिर्फ जो हम बार बार इसको पढ़ते हैं वो एक एस्पेक्ट पढ़ते हैं, और वो क्या होता है? पर्चा दर्ज करवाना। उससे हटकर भी आप 22A की रिट फाइल कर सकते, जैसे कि यहाँ पर किया। तीसरा एस्पेक्ट उसमें ले गए कि जनाब ये पुलिस अपनी ड्यूटी से क्या कर रही है, वो उसको ज़्यादा कर रही है, तंग कर रही है, कुछ भी ऐसा कर रही है। अगर नेग्लिजेंस है तो तब भी ये कार्रवाई हो सकती है। ठीक हो गया? और हो नहीं क्या हाल है? हाँ, अगर ऑनलाइन कोई सवाल है तो पूछ लें यार। ठीक है जनाब, ये हमारा आज का जो बेसिकली हमारा जो आज का लेक्चर था, ये कुछ क्रिमिनल प्रोसीजर के हवाले से बेसिक चीज़ें थी। अगर आप लोगों के भी कोई सवालात हों तो आप उसको कमेंट्स की सूरत में मुझे भेज सकते हैं, कि ताकि अगर कोई भी ऐसा इशू होगा तो इंशाल्लाह हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, कि जो आप इस हवाले से फेस कर रहे होंगे क्रिमिनल प्रैक्टिस को लेकर। तो अगर आप कोई भी ऐसा सवाल करना चाहें तो आप सवाल हमसे इंशाल्लाह कर सकते हैं। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्ट यही है कि आपको प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाना। तो कल के लेक्चर में जो कि बहुत से भी ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं तो कोई भी अदालत की जो प्रैक्टिस है वो केस ला के बगैर चलती ही नहीं है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कि केस ला तलाश कैसे किए जाए, कल का लेक्चर प्योरली इसी चीज़ के हवाले से होगा कि केस ला दोनों तरह से, कि पाकिस्तान लॉ साइड से कैसे तलाश किया जाए और किताब से कैसे तलाश किया जाए। किताब के बाद हम साथ इस चीज़ को भी लेकर चलेंगे कि जो वकीलों के दफ्तर में काली पीली ढेर सारी किताबें पड़ी होती हैं, वो वहाँ से अगर केस ला तलाश करना हो तो क्या वहाँ से केस ला तलाश हो सकता है? अगर हो सकता है तो वहाँ से केस ला किस तरह तलाश हो सकता है? कल का लेक्चर हमारे इंशाल्लाह इस चीज़ के हवाले से होगा, ताकि ये चीज़ें सारी की सारी आपको क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।